सो काम की बात ऐसे, काम की बात यह है कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क ये था, और मैंने आपको बोला था कि T1 एंड T2 फाइंड कीजिएगा। अब देखिए, जो आंचल आप नए हो, मतलब अभी आपने ये टॉपिक मेरे से पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे कैसे हमने बोला। देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम का। किसका फ्री बॉडी डायग्राम? एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो √2 kg वाला है, एफबीडी ऑफ √2 kg ब्लॉक। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने का एक कुछ रूल है, छोटे छोटे रूल है। रूल ये है कि आप एक मास को पॉइंट की तरीके से ट्रीट करोगे। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है √2 kg। बताइए √2 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि नीचे ग्रेविटी उसको खींच रहा होगा, ग्रेविटी के खींचने की वजह से mg नाम का फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं वेट। थोड़ा हाँ नहीं बोलते चलना, ठीक है? हाँ सर। क्या बोला मैंने कि वेट, हर बॉडी पे वेट लगता है क्योंकि उसका मास होता है, मास पे ग्रेविटी एक्ट करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है? वेट होता है। तो इस पे एक वेट तो लग रहा है। अब सोचो, ये जो टेंशन है, रस्सी बांधी हुई है तो रस्सी उसको किधर खींच रहा है? रस्सी उसको ऊपर खींच रहा है ऐसे। ये कौन है? ये है T2। क्या एक ही रस्सी खींच रहा है? नहीं, एक और रस्सी खींच रहा है। कौन है वो? T2, T1 है, सॉरी, ये T1 और ये T2। लेकिन एक बात समझिए, T1 पूरा का पूरा नहीं खींच रहा है। T1, मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है? मेरी गलती हो गई है, ये देखो, हम लोग बोल रहे हैं T1 इसको ऐसे खींच रहा है बेटा, ऐसे। और T2 कैसे खींच रहा है? ऐसे, ये डायरेक्शन में। और ये फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। कितना? तो हम बोलेंगे mg। mg मतलब √2 × g। सही है। अब आप सोचो, मैंने बोला था आपको कि हम हर फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। एक, हर फोर्स हमको दिखना चाहिए या तो ऐसे या तो ऐसे। क्या आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? मैं बोलूंगा कि अगर ये T2 है तो ये क्या होगा? ये होगा T2 cos थीटा। cos थीटा कितना है? 30 डिग्री। और ये इसका एक ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे दिस इज T2 sin 30 डिग्री। सही बात है। अगर ये T1 है तो T1 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलेंगे T1 cos 60। 60 क्यों? क्योंकि ये 60 था। और एक ऊपर की तरफ आएगा एक कंपोनेंट जिसको बोलेंगे अपन T1 sin 60। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सारे फोर्स देख लीजिए, सबको मैंने रिजॉल्व कर लिया। हर फोर्स हमको क्या दिखना चाहिए? या तो वर्टिकल डायरेक्शन में दिखना चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल, बाकी किधर भी नहीं। समझ रहे हो? दो पार्ट में अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या मैं अब मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ इन दोनों को? हाँ, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज T2 sin 30, दिस इज T1 sin 60, दिस इज √2g। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? T1 cos 60। और इधर कौन सा लग रहा है? तो हम बोलेंगे T2 cos 30। अब आप मुझे बताओ, x डायरेक्शन में अगर मैंने इक्वेट किया, कौन कौन से फोर्स हैं? एक तरफ का फोर्स है T2 cos 30, और आपको पता है कि चीजें इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई किधर मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि T2 cos 30 इज इक्वल टू क्या? T1 cos 60। ठीक है, 30 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एक अच्छा सा डेटा मिलेगा कि T2 √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा T1/2। 2 कट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? T1 इज इक्वल टू √3 T2। बोलो, यहाँ तक समझ में आता है? अब यही, अब मैं बोल रहा हूँ वाई डायरेक्शन में अपन इक्वेट करते हैं। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ दो फोर्स हैं। कौन कौन है? तो हम बोलेंगे T2 sin 30 प्लस कौन है? T1 sin 60। और उसके अपोजिट में कौन लग रहा है? कौन बैलेंस कर रहा है इसको? हम बोलेंगे √2 × g। g की वैल्यू मान लो 10 रख लेता हूँ। क्या आप यहाँ से, अच्छा पहले वैल्यू पुट करते हैं। T2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। T1 √3/2 इज इक्वल टू क्या? √2 × 10। क्या आप T1 के जगह पे ये वाला बात पुट कर सकते हो? √3T2। चलिए, तो यहाँ पे √3T2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3T2/2। यहाँ पे है T2/2 एंड दिस इज √2 × 10। तो क्या आप यहाँ से 4T2 इज इक्वल टू 20√2 लिख सकते हैं? 4 से ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। अगर आपको T2 मिल गया तो क्या T1 मिल जाएगा? T1 भी पुट कर लो। T1 इज इक्वल टू क्या होता है? √3 × T2। T2 की वैल्यू 5√2, तो 3 × 5√2 क्या होगा? 5√6 होगा न्यूटन। यही आपसे पूछा था बेटा, T1 और T2 की वैल्यू। क्या ये चीजें क्लियर है आपको? हाँ।
ध्यान रहे हमने क्या बोला है, इसको मैं 1 बना देता हूँ, ठीक है। हमने बोला है कि इक्विलिब्रियम में, मतलब हमने जब इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो इक्विलिब्रियम में आपको पता है क्या होता है कि हर फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो रहा होता है। तो यही तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। मैं आपको कई क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। हो गया लिख के? हाँ सर, 1 मिनट। अभिषेक आ रहा है समझ में हाँ सर। कि पानी पूरी खाने गया था तू कल? नहीं ना सर, यहाँ पे कहाँ पे पानी पूरी मिलती। क्यों, तो वहां नारियल पानी मिलता? हाँ। अच्छा, वो तुम्हारी तरफ का लैंग्वेज है क्या, वो इंट्रा इंट्रा मतलब होता है इधर आ? नहीं, तो ये कौन सा मैंने पहली लैंग्वेज है? बार सुना है। अच्छा, क्या पता, पहली बार सुना मैंने। चलो जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। समझ में? ये क्वेश्चन आपको करनी है, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूं। बताइए, बोलता है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस। देखो स्ट्रिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें हर जगह स्ट्रिंग मासलेस है, नहीं भी दिया हुआ है तब भी मान लेना कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। चलिए देखते हैं। मुझे बताइए कि पहले इस पे सारे फोर्स कौन कौन से लगेंगे वो निकाल लें। मैं यहीं पे पहले निकाल लेता हूँ, बाद में इसका एफबीडी बना लेंगे, ठीक है। मुझे बताओ कि क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है? चाहे कैसे भी रखो, वेट तो नीचे ही की तरफ एक्ट करता है, तो mg लगेगा नीचे वेट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसे लगेगा, ऐसे। सरफेस हमेशा क्या करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, ठीक है। हमने बोला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे फोर्स को इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लो और इस डायरेक्शन में कर लो। ये हमारा मान लीजिए इस बार एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो सब तो है, देखो ये और टेंशन और नॉर्मल तो हैं ऑलरेडी उस डायरेक्शन में, खाली mg को कन्वर्ट करना है बेटा। अब समझो कि मैं mg के दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक ये और एक ये। याद है मैंने कल बताया था कि इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। तो अगर ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज mg sin थीटा। अब देखो, अब सब कुछ जो है ना वो किस किस फॉर्म में आ गया है, सब x और y के फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ। तो ये मास को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट है। पॉइंट पे एक फोर्स कैसा लग रहा है, नहीं ये वाला नहीं बनाता हूँ, इसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया। एक इधर बन रहा है, इधर कौन है, mg cos थीटा। इधर कौन लग रहा है, इधर 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 लग रहा है mg sin थीटा। इधर कौन लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन। और इधर कौन लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल। बस यही चार फोर्स है, आपको चार को इक्वेट करना है। तो देखो ये तो y वाले हैं, इसको y डायरेक्शन बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं x वाले को रिलेट कर लो, या चलो पहले y वाले को रिलेट कर लो, जो मर्जी है वो करो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा होगा कि नहीं। समझ लो, n ऊपर है ये नीचे है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। बैलेंस मतलब इक्वल होंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। m की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू m है, g पता है, cos थीटा भी पता है, मतलब नॉर्मल आपको मिल चुका है। नॉर्मल आपसे पूछा था इसलिए नॉर्मल हमने निकाल लिया। अब आपको टेंशन बताना है, तो मैं बोलूं एक्स डायरेक्शन वाले को इक्वेट कर लो, तो हम क्या बोलेंगे, T इज इक्वल टू होता है mg sin थीटा। बस यही आपसे बोला था, यही हमने निकाला। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। देखो अभी हम लोग बड़े क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं कि अच्छा नॉर्मल कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। फिर और सवाल आएंगे, उसमें हम आपको नई नई चीजें और बताएंगे। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। अच्छा तब तक आप कॉपी करो, मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रेडी रखता हूँ। दिस इज m, ये कितना है 5 किलो, और इसको मैंने एक पुल्ली से जोड़ लिया है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 kg। ये 5 kg है, ये 3 kg है, यहाँ पे टेंशन है T। और ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे बोलता है कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। और क्या चाहिए? टेंशन। और क्या चाहिए? नॉर्मल। क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। थीटा हमको नहीं पता है, इस बार थीटा की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो? ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा है। टेंशन भी चाहिए कि एक ही रस्सी है, रस्सी में टेंशन कितना है वो भी बता देना। चलो आओ सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये एक ही रस्सी है ना, यहां से यहां तक गया हुआ, बोलो एक ही रस्सी है, तो एक ही रस्सी है तो हर जगह पे टेंशन कितना होगा? सेम रहेगा, टी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले आप ये 3 kg वाले का एफबीडी बनाओ। 3 kg वाले का हम एफबीडी बना रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे कि 3 kg एफबीडी। तो 3 kg वाले पे एक नीचे वेट उसका एक्ट कर रहा है, मतलब 3 इंटू जी, ठीक है। और ऊपर में क्या एक्ट कर रहा है? टेंशन। टेंशन कितना है? टी। देखो और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस ब्लॉक पे? 3 kg वाले पे और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हियर टी इज इक्वल टू हाउ मच? 3g। टी इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो टेंशन कितना आ गया? 30 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। अब आप समझो, अब हम बोल रहे हैं ये 5 kg वाले पे, समझ में आ रहा है? 5 kg वाले पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एफबीडी हम लोग निकाल रहे हैं 5 kg ब्लॉक का। तो चलो बताओ मुझे, अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, इसको यहाँ पे भी अपन बना सकते हैं ऐसे नॉर्मल, तो मैंने इसको ऐसे नॉर्मल दिखा दिया। अब मुझे बताइए क्या इस पे एक टेंशन भी लग रहा होगा, उधर खींच रहा होगा टेंशन इसको? हाँ। क्या इधर इसके दो कंपोनेंट बनते थे, याद है? ये ऐसे रहता था mg, mg के दो कंपोनेंट होते थे, एक इधर और एक इधर, mg sin थीटा। इसको हम बोलते थे mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। sin तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल के बदले क्या लिखेंगे हम? mg cos थीटा लिख दीजिए। पहले मैं टेंशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, बताओ t इज इक्वल टू क्या लिखूं? mg sin थीटा। t की वैल्यू हमको पता है कितना है? 30 है। मास कितना है? 5 है। g कितना है? मास कौन सा ले रहा है बेटा? 5 किलो ले रहा है ना, तो 5 लिखा, ठीक है। g कितना है? 10। साइन थीटा आपको नहीं पता, क्या आपको साइन थीटा मिल जाएगा बताओ? 3/5। याद करो साइन की वैल्यू कब होती है? 3/5 व्हेन थीटा, हाँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 37। बहुत अच्छा, थीटा मिल चुका है अपने को। अब आपसे क्या पूछा है? थीटा पूछा था, टेंशन भी पूछा है। चलो टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन कितना हो जाएगा देन? टी इज इक्वल टू, आपने अभी अभी बोला मुझे कि टी इज इक्वल टू होता है mg साइन थीटा। mg कितना? मतलब mg मतलब हो गया 50, 5 इंटू 10 50। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन थीटा 3/5, तो कितना आ रहा है? 10। अरे ये तो पहले भी निकाला था ना हमने टेंशन, देखो पहले भी तो हमने नॉर्मल निकालना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कई कितनी बार भी निकाले टेंशन सेम ही आएगी। अब आपको नॉर्मल निकालना है, तो चलो नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा होता है, n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? mg cos थीटा। ध्यान देना, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो cos थीटा होता है 4/5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg, m कितना है? 5। ये देखो ये किसके लिए आपने लिया है? 5 किलो वाले के लिए लिया है। तो n की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है? 5। यह है 10 एंड दिस इज 4/5, 5 कैंसल, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। देख रहे हो कितना सही है? चलो बढ़िया, क्या चाहिए? लाइव क्लास में ऐसा डिस्टरबेंस ई नॉट ऑल बे हो रहा है, लिख रहे हो? हाँ सर लिख लिया। लो सर 2 मिनट। अच्छा लिखो लिखो, जब तक मैं बातें करता हूँ। अभिषेक मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है? अरे रुको रुको। हाँ सर। हाँ क्या बोल रही थी? बोलो बोलो आयुषी। वो 2 मिनट डायग्राम दिखाना। अच्छा ठीक है, लो चलो जल्दी करो जल्दी करो। ओके अच्छा, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको? देखो एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत जा रही होगी। बड़ा आसान सा लॉजिक है, बस आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं सर? ऑफ कर दूं? हाँ ना, बच्चे डर जाएंगे कि इतना नहीं स्टार्ट में। अब हम मैंने लोग ही बात बंद करने को बोला। ओके आ जाओ। तो देखो अब एक अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अगला सवाल ये है
क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक मास है हमारे पास रखा हुआ, थोड़ा सीधा बनाएंगे इसको। ये मास है रखा हुआ, इसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है। मान लीजिए दिस इज कैपिटल एम एंड दिस मास इज स्मॉल एम। आपको बोलता है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा वो बताइए। और एक चीज है, बोलता है कि नॉर्मल रिएक्शन, मान लीजिए इसको N1 बोला, इसको N2 बोल देते हैं। फाइंड N1 बिटवीन टू ब्लॉक्स, N2 बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस और ब्लॉक के बीच में हमको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। और कुछ पूछा है? नहीं। बता सकते हो? चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, ऊपर वाला का एफबीडी बना लो। ऊपर वाला जो मास है ना छोटा सा, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी के पहले मैं एक डायग्राम पहले बना देता हूँ। देखो ये जो मास है, ये नीचे की तरफ कितना वेट एक्ट करेगा? mg। जब ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ये सरफेस इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ। कितना? नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लीजिए N1 बोलते हैं। तो नाउ N1 इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। पहला बात आ गया समझ में। दूसरी बात देखिए, अब अपन ये वाला बात कर रहे हैं। ये m और ये m मिला के टोटल m कितना, मास कितना हो गया? समझ रहे हो? ये दोनों ब्लॉक मिला के जो वेट होगा वो होगा m प्लस mg। m प्लस mg होगा कि नहीं? मास कितना हो गया टोटल? ये मास प्लस ये मास मिला के क्या होगा? वेट होगा। अब सोचो नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कितना देगा? हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए N2 दे रहा है, तो N2 इज इक्वल टू कितना? m प्लस m इंटू। बोलो आ गया समझ में? हाँ। दोनों का नॉर्मल रिएक्शन अलग है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको एक बेस ना आपको दे दिया है कि देखो ये बेस है, ये मेन क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछता है जेई में कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो मैं आपको दूंगा ना आगे। अपन लोग बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? किसी को याद है तो बताओ। 9th में पढ़ा था। कुछ इनर्शिया वाली बात। हाँ याद था सर, याद था। याद है कि नहीं है? गोपाल कौन था? लॉ ऑफ मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम क्या क्या क्या, एक बार फिर से बताओ। देखो ये था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आगे बोल। अप्लाइड फोर्स बोला ना कब का? क्या बोला था? देखो बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये समझ रहे हो? ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कैसे हुआ देखो, हम बोल रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू, क्या बोला उन्होंने कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, बोला चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। पहले याद हो गया क्या ये वाला बात? बताओ तो एक बार। आंचल आयुषी, क्या सर? याद हो गया ये वाला? हाँ। स्टेटमेंट क्या था? याद हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिख देता हूं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to क्या? proportional to applied force। तो हमने लिख दिया ये चीज, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k इंटू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे k की वैल्यू 1 होती है। Here k इज इक्वल टू होता है 1। अगर k 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। हो सकता है कि नहीं? अब आप बताओ, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी? अगर फाइनल वाली बात हो रही है तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वाली बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को मान लो मैं t लिख रहा हूं।
अब आप मुझे बताइए कि अगर मास कांस्टेंट है, हम लिख रहे हैं कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तो मास बाहर निकाल लीजिए। तो क्या बोलेंगे, v माइनस यू अपॉन टी होगा कि नहीं? और आप मुझे सोच के बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो क्या v माइनस यू अपॉन टी मतलब a होगा? तो आप क्या लिखेंगे, मास इंटू ए। क्या फोर्स का यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन? और यही इसका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ये आपने बताया था 9th में। ये 9th में भी बताया था, अब मैं आपको चेंज करके बताऊंगा। ये तो बड़ा बेसिक बात हो गया, ठीक है। ये बात कब है, ये बात कब तक लागू है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कब लागू होता है? तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेना। कंडीशन है कि इफ मास इज कांस्टेंट, पहली बात तो है कि मास अगर कांस्टेंट रहा तब लगाओगे। दूसरी चीज है एंड द मोशन इज या एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्या है, मास कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा सकते। कोई आपसे पूछे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ट्रू, गलत, सही कि गलत? गलत। गलत। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। ध्यान रहे, ये सच कब है, ये सच तब है जब मास कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या मुझे 3 बार बोलने की जरूरत है कि हो गया, एक बार में समझ गया? समझ गया। ओके, समझा। बढ़िया। सीरियल तो है नहीं कि 3 बार बोलूं, है ना? क्या क्या क्या। हाँ, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कंडीशन फ्री हम लोग को फॉर्मूला मिले। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, मास इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुराना कंडीशन जैसा, तब क्या करें? तो देखो क्या होगा, फिर वही पुराना जो इनका स्टेटमेंट है उसी पे आते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला था कि डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा? तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि क्या बोलेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, अब सोचो, मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम बोला है ना, मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, इससे गलत बोल दिया, समझो। मोमेंटम मतलब होता है कि मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, चेंज इन टाइम। अब आप बोल रहे हो कि सर मास भी कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं निकाल सकते, तो मैं बोल रहा हूँ रुको, एक काम करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ, ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हम क्या बोल रहे हैं, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, नीचे क्या है, डी बाई डी टी ऑफ टी होगा। देख रहे हो, दोनों को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, इसको बाद में करेंगे, ये आ गया 1। देख रहे हो, याद है ना, डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता था, 1 होता था, तो यहाँ पे भी 1। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि मास भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों वेरिएबल है। और डिफरेंशिएशन में जब दो चीजें आ जाए वेरिएबल, तो आप क्या करते हो, एक को पहले बाहर निकालते हो, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हो, फिर सेकंड को बाहर निकालते हो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हो। बोलो, ये बात आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में? हाँ। आंचल, हाँ सर, याद आया? क्या आवाज कट रही है? अच्छा, देख लो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स और वाई था, तो याद है मैंने बोला था कि एक्स बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, प्लस वाई बाहर और डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फंडा है बेटा, ठीक है। अगर आप बहुत यूज टू नहीं हो अभी डिफरेंशिएशन से, तो हो सकता है आपको अजीब सा लगे, लेकिन ये फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये। और ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। फोर्स जो अपन मास और हाँ बोलो ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है जो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब इतना क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार बोल दो, एक बार फिर से बोल दो, वो आवाज डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, मैं समझ गया क्या पूछना चाहते हो। आप बोलना चाहते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सर सही नहीं है क्या?
यही पूछना चाहते हो? हाँ। ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, ये बहुत जगह पे यूज हो जाता है, क्योंकि जनरली जो है ना हम बोलते हैं मास कांस्टेंट है, जनरली मास कांस्टेंट है। अच्छा, मास कहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है? तो सोचो एक रॉकेट ऊपर हमने लॉन्च किया है, रॉकेट अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, अरे फिर से, ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होता है, इसका फ्यूल जलते रहेगा, समझ रहे हो? जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका मास कम हो रहा है, मास कम होगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बताओ इसका, इस पे फोर्स भी चेंज होगा कि नहीं होगा? मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हाँ। हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए उचित रहेगा? ये वाला, फोर्स इज इक्वल टू कौन सा, तो मास इंटू डीवी बाई डी टी प्लस वी इंटू डीएम बाई डी टी। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पे भी। हाँ सर। बोलिए ना। हेलो हाँ हाँ सर, दिया को आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, बट मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू नहीं है अभी। देखो थोड़ा सा जगह वगैरह चेंज करके देखो, अलग अलग जगह पे बैठ के देखो। जहाँ पे आप हैं वहां पे अगर आपको नेटवर्क की इशू जा रही है तो आप जगह थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिए। उसने मैसेज करके बोला अभी, इसलिए। ओके, थोड़ा जगह। जियो भी नहीं चलता हाँ, हमारे एरिया में, जियो भी नहीं चलता। देखो हाँ। आपने क्या बोला कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, और प्लस क्या होता है, तो हम बोलते हैं v इंटू डी एम बाई डी टी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये हमेशा सही है। आप बोलोगे सर अगर इसी में मान लीजिए इफ मास इज कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट हो जाए तो हम बोलेंगे देखो मास अगर कांस्टेंट हो जाए तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद करो जल्दी। 1 नहीं 0। जीरो, जीरो। मतलब हो गया m डीवी बाई डी टी। और याद करो डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी विथ हाँ। रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ गया बताओ, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं? हाँ। तो देखा अपने आप, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसमें आप कंडीशन पुट करते जाओ, मैं आपको नया नया फॉर्मूला बताते जाऊंगा। अच्छा मान लीजिए सेकंड कंडीशन मैंने आपको दे दिया कि इफ, यहाँ पे लिख देना कि केस 1, केस 1। यहाँ पे अगर मैं दे दूं कि केस 2, केस 2 में बोल दूं कि मान लीजिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा इस बार, ये तो क्या बचेगा, v इंटू डी एम बाई डी टी। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। अब सोचो आपसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछ लिया होता कि इसमें से कौन सा फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, और ये भी रहता, आपको तो लगता है ये नहीं है, कहाँ ऐसा पढ़ा है हमने हाँ। कुछ सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। देख रहे हो, यहीं से तो लाया। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन ये फॉर्मूला, एंड मास क्या है, मास इज वेरिएबल, मास इज वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा कंडीशन, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। सही है, बिल्कुल सही है। फोर्स इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, ये भी सही है। फोर्स इज इक्वल टू दिस, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो बिल्कुल बड़ा सही है। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज का क्लास